सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू किसके, द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय, जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है, इसके अब देखेंगे आज के दिन में इंट्रोडक्टरी पार्ट को, यानी कि देखेंगे ओवरव्यू को। सबसे पहले हम लोग ने ये जाना है कि कितने कंटेंट इस पूरे चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कंटेंट जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिकॉल करते हैं कि किन किन कंटेंट से रूबरू हमें होना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरव्यू। क्या बोल सकते हैं? ओवरव्यू, जिसमें हम लोग बेसिक थीम को पकड़ेंगे, सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना क्या है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आइडिया सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, इन सभी एस्पेक्ट को भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम कवर करेंगे अलग अलग स्टूडेंट विद द मूवमेंट, यानी कि चाहे वो एलसीएम हो चाहे वो सीडीएम हो, उसके अंतर्गत मूवमेंट कैसे अलग अलग फेजेज में अनफोल्ड हुआ उसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ मूवमेंट कैसे टाउन्स में अनफोल्ड हुआ, कंट्री साइड में कैसे हुआ, प्लांटेशन में कैसे अनफोल्ड हुआ, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। एंड फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखते हुए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, क्विट इंडिया मूवमेंट, और हमारा ये पूरा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी कि ये सभी कंटेंट हमको क्या करने हैं, ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो सबसे बेसिक जो थीम है इस चैप्टर की वो हम लोगों ने जाना हुआ है, क्या कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे इमर्ज होता है, ये बेसिकली हमको पढ़ना है। क्योंकि हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमने क्या देखा था कि ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं यूरोपियंस जो थे, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी, सेंस ऑफ वननेस नहीं था, और वहां पे नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को नहीं मिलते थे। वक्त बदलता है और धीरे धीरे वहां पर नेशन स्टेट, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूनिफाई होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था, कोई एक सडन अपहेवल नहीं था, बल्कि समझ सकते हैं कि अलग अलग लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस के थ्रू जो है ये तमाम जो कंट्रीज हैं जिनको आज आप वर्तमान में देखते हो वो यूनाइटेड होते हैं और नेशन स्टेट जैसे फॉर्म में उभर कर सामने आते हैं। सो वहां से जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया की तरफ कैसे मूव करता है, और इंडिया में उसको लेके तमाम जो स्टेप्स में जो क्रोनोलॉजिकल जो आर्डर है वो किस तरीके से चला है, उसी को हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ वहीं पे अगर हम बात करें एनसीईआरटी पेजेस की, तो ये सभी पेजेस हैं जिसका हमें टोटल स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। यानी अब सीधे हम लोग समझते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और टॉपिक हमारा है कि बेसिक थीम इस चैप्टर की, ओवरव्यू जिसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओवरव्यू हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक चीज ये समझनी है कि देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा होता है, और यूरोप में राष्ट्रवाद सबके अलग अलग फेजेस थे, सबके अलग अलग जो है अपने अपने जो मीनिंग्स थे, फंक्शन थे, उसके लिए लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, नेशन स्टेट जैसी चीजें वहां पे बनती हैं। अब सेम उसी कल्चर में इंडिया में भी कॉलोनियल सिस्टम भारत में चल रहा था। भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, और वो भारत जो अंग्रेजों का कभी गुलाम था, वो भारत उस वक्त भी अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग समुदायों में बटा हुआ था। किसी के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। तो वो आइडेंटिटी डेवलप हुई कैसे, वो बेसिकली यही बेसिक थीम है कि कैसे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुआ। और उसमें भी जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी जब भारत में एंट्री लेते हैं, गांधी जी भारत में 1915 में आते हैं। इसके पहले ये साउथ अफ्रीका थे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। 1950 में भारत में गांधी जी की एंट्री होती है, और वो गांधी जी के पीरियड में कैसे ये मूवमेंट चलता है, ये फीलिंग ऑफ वननेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म के लिए संघर्ष जो गांधी जी के पीरियड में हुआ, वही बेसिकली हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि इसको एक बार ऐसे समझिए कि नेशनलिज्म एक आइडिया ऑफ लव फॉर वन नेशंस एंड द डिजायर फॉर सेल्फ रूल, ये होता है आपका क्या, नेशनलिज्म। भाई जब कोई अपने राष्ट्र की बातें करता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को दिखाता है, तो वही तो राष्ट्रवाद है। वहीं पे ये राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे इमर्ज होता है, इसको हमने देखा था कि वहां पे तमाम रेवोल्यूशंस हुए, तमाम मूवमेंट्स हुए, जिसके फलस्वरूप आपका यूरोप में नेशनलिज्म पैदा होता है, जिसको हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो वो यूरोप में जो राष्ट्रवाद यूरोप में एग्जिस्ट करता था, वो इंडिया में कैसे मूव करता है। यानी कि दिस आइडियाज इंस्पायर्ड इंडियंस टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड बिल्ड यूनाइटेड नेशन। अब यही जो आइडिया थे
नेशनलिज्म के, वो इंडियंस को भी इंस्पायर करते हैं। और इंडिया के जो लोग थे वो भी फ्रीडम के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। और वही आपके सबसे पहले पेज पे जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हो तो वो पढ़ते भी हो कि कैसे दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। ये जो चेतना थी, राष्ट्रवाद की जो चेतना थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी लोगों के अंदर, कैसे डेवलप होती है, यही हमको बेसिकली पढ़ना है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यानी कि एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। भाई जो यूरोप में राष्ट्रवाद आया था वो कहीं कि नेशन स्टेट से क्या था, एसोसिएट था, उसी संबंधित था। सो इट आल्सो मीन्ड अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर, हु दे वर एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। भाई ये जो आइडियोलॉजी लोगों के अंदर आई, नेशन स्टेट बनाने की जो बातें लोगों के अंदर आई, इसकी वजह से लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, लोगों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं बदल जाता है, वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं लोग बदलता है कि लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि वे कौन है एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटीज, और क्या चीज है जो उनकी पहचान को आइडेंटिटी डिफाइन करती है, और कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर हो सकती है। मतलब सबके अंदर सेपरेशन था, लोग कैसे यूनाइटेड होते हैं वो हम लोगों ने देखा, जिसकी वजह से यूरोप में तमाम नए नए सिंबल्स बनते हैं, आइकन्स बनते हैं, नए नए सॉन्ग्स, आइडियाज, ये तमाम चीज़ें जो है फोर्ज होती हैं और फिर से रीडिफाइन होने लगती है सभी स्टेट्स की, सभी जो है देशों की, सभी नेशंस की जो है बाउंड्रीज और भी तमाम चीज़ें फिर से रीडिफाइन होने लगती है। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज लॉन्ग प्रोसेस। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, हर देश में ये चीज़ें एक लंबे प्रोसेस के थ्रू कहीं कहीं होकर गुजरा है, ये हमको पता है पहले चैप्टर के अंतर्गत। सो वहीं पर इंडिया की बात करें, इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन कंटेक्स्ट में हमें ये चीजें क्या देखने को मिलती है कि एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भाई भारत में जो नेशनलिज्म का पैदा होना है, भारत में जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ है, वो सीधे सीधे कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। किससे कनेक्टेड है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है, थोड़ा सा आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मामला क्या है कि भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था। किसका था? ब्रिटिशर्स का रूल था। अब ब्रिटिश भारत पे रूल करते थे और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स भारत के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम बोल सकते हो शोषण, क्या बोल सकते हैं? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और जब एक्सप्लॉयटेशन करते थे तो ऐसा नहीं कि एक ही वे में सबका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग, अमीर का अलग, गरीब का अलग, या फिर बिजनेसमैन का अलग, सबके अपने अलग अलग तरीके थे। मतलब सभी लोग अलग अलग तरीकों से शोषित हो रहे थे अंग्रेजों से। लेकिन एक यूनिटी ये मिली कि हर व्यक्ति शोषित था एक व्यक्ति से, और वो व्यक्ति कौन था? अंग्रेज थे। तो हर वो व्यक्ति जो शोषित हो रहा था भारत में, उन सब के बीच में यूनिटी यानी एकता अपने आप पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितने लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे इंडियंस, वो सभी एकजुट हो गए और एकजुट होकर लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ ठान देते हैं। अब वही चीज यानी कि भारत जो था कॉलोनी था। क्या था? कॉलोनी था। किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करता था, क्योंकि हम जानते हैं इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी जब पैदा होती है तो भारत जो कि एक खुद का देश था, ये अंग्रेजों के द्वारा गुलाम होता है, और अंग्रेज चूंकि कहीं और के थे, वो भारत को अपनी कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनियल सिस्टम भारत में इंप्लीमेंट हो जाता है। अब इस कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट होता है। एंटी का मतलब विरोध। क्या हो गया? विरोध। यानी कि यही चूंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति शोषित हो रहा है, हर व्यक्ति परेशान हो रहा है अंग्रेजों से। जब हर व्यक्ति परेशान हो रहा है तो हर वो परेशान व्यक्ति आपस में यूनाइट हो जाता है, और जब यूनाइट होता है तो जो कॉलोनियल सिस्टम था उसके अगेंस्ट में वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है, और जब उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना शुरू करता है तो वो मूवमेंट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहलाता है। तो यानी कि कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट में हुई लड़ाई, हुआ विरोध, हुआ स्ट्रगल ही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहलाता है। सो पीपल जो है अब बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। भाई आपका जो लोग हैं डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं यूनिटी को,
एकता को, आपस में एकता को डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल। अपने संघर्ष के प्रोसेस में हर वो व्यक्ति जो अंग्रेजों से शोषित हो रहा है वो आपस में एकता को जो है डिस्कवर करना शुरू कर देता है इस कॉलोनियलिज्म सिस्टम कॉलोनियलिज्म वाले सिस्टम में, औपनिवेशिक वाले सिस्टम में। This sense of being oppressed under colonialism provide a shared bond that tied many different groups together। हम जानते हैं भाई कॉलोनियलिज्म में हर वो व्यक्ति जो शोषित हो रहा था वो सभी लोग आपस में क्या अपने बॉन्ड को शेयर करते हैं और अलग अलग डिफरेंट ग्रुप क्या हो जाते हैं, साथ आते हैं बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर ग्रुप अलग अलग तरीके से कोलोनियलिज्म को फेल्ट करता है, महसूस करता है। भाई हमने बताया ना, अमीर अलग तरीके से शोषित हो रहा है, गरीब अलग तरीके से, पुरुष अलग तरीके से, महिला अलग तरीके से, बिजनेसमैन अलग तरीके से। तो ये कुछ मामला है। तो हर क्लास और ग्रुप जो है अलग अलग तरीके से इफेक्ट को महसूस करता है कोलोनियलिज्म को। देयर एक्सपीरियंस वर वैरिड, उनके एक्सपीरियंस क्या थे, अलग अलग थे। एंड देयर नोशन ऑफ द फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, और सबके नोशन भी, जो लड़ाई लड़ते थे, स्ट्रगल करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनके नोशन भी क्या थे, अलग अलग थे, एक जैसे नहीं थे। आगे हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज के खिलाफ अमीर भी लड़ रहे हैं, गरीब भी लड़ रहे हैं, पुरुष भी लड़ रहे हैं, महिलाएं भी लड़ रही हैं, गांव में भी लोग विरोध कर रहे हैं, शहरों में भी कर रहे हैं, लेकिन सबके नोशन अलग अलग हैं, सबके एस्पिरेशंस अलग हैं, सबकी डिजायर क्या है, अलग अलग है। सो द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। अब होता क्या है कि जब गांधी जी भारत में आते हैं तो इन जो जितने भी क्लास, जितने भी ग्रुप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उन सबको यूनाइट कर देते हैं, उन सबको एकजुट कर देते हैं और एकजुट करके एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने का बार बार प्रयास करते हैं। और इसी के अंतर्गत हम दो बड़े मूवमेंट को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे NCM और एक पढ़ेंगे CDM, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट को हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों को, दो बड़े मूवमेंट को हम पढ़ेंगे। होता क्या है इस मूवमेंट में कि गांधी जी जो तमाम जो क्लास थे भारत में, तमाम जो ग्रुप्स थे, सबको यूनाइट करते हैं और एक मूवमेंट के अंतर्गत सबको बांधते हैं और एक मूवमेंट वाइड रेंज में लॉन्च करते हैं, जिससे कि अंग्रेजों की जड़ें क्या हो, हिल जाएं। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विथ कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट में एनसीईआरटी ने बड़ी शानदार लाइन लिखी है कि बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये जो यूनिटी है कभी भी इतनी आसानी से नहीं हो गई, यानी कि इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इसमें भी विवाद हुए हैं। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s एंड स्ट्रगल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम समझ चुके हैं कि इस पूरे चैप्टर की कहानी 1920 से आपकी शुरू होती है, क्योंकि हम जानते हैं भारत में महात्मा गांधी की जो एंट्री होती है 1915 में, 1915 में, जो कि साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की जॉब करते थे, वकालत करते थे महात्मा गांधी जी। वहां से भारत में 1915 में वो आते हैं और आने के बाद दो बड़े मूवमेंट भारत में लॉन्च करते हैं, जिनका नाम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं, जिसको हम लोगों ने इस चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ना है। एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। देखेंगे कैसे कांग्रेस जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी कैसे मूवमेंट को लीड करती है, एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। और ये भी देखेंगे कि कैसे भारत के जो तमाम सामाजिक वर्ग हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे किसमें, इस मूवमेंट में। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे लोगों की जो कल्पना को, ये जो कल्पना है लोगों की, उसको कैसे नेशनलिज्म कैप्चर करेगा और लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, इन चीज़ों को हम लोग खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो स्टोरी हमें कंटिन्यू करेगी, सीडीएम और एनसीएम के बारे में पढ़ाएंगे, कांग्रेस के बारे में देखेंगे, और अलग अलग पार्टिसिपेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके बारे में देखेंगे, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को खूब बढ़िया समझ पाए होंगे कि हमको बेसिकली सिर्फ ये पढ़ना है कि महात्मा गांधी भारत में आएंगे, दो बड़े, सबसे पहले सत्याग्रह शुरू करेंगे 1917, 1917 और फिर 1918। हम आपके जो है
चंपारण बिहार में सत्याग्रह करेंगे, खेड़ा गुजरात में करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे, और इसके बाद 1919 में रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, फिर आपका जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, और फिर इसके बाद सीडीएम करेंगे। और ये सब कैसे होंगे, इनके रिजल्ट क्या आएंगे, वही सब बेसिकली हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। आई होप थोड़ा सा मैंने तेजी से कवर किया इस टॉपिक को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमने बड़े ही कम समय में सारे एस्पेक्ट को डिस्कस कर लिया कि हमको पढ़ना क्या है। कि गांधी जी के अंतर्गत पढ़ना क्या है, एक चीज क्लियर हो गई कि महात्मा गांधी जी के अंतर्गत किस प्रकार से भारत में स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो आज़ादी थी वो कैसे लोगों ने लड़ा, और महात्मा गांधी ने कैसे भारत के अलग अलग सोशल ग्रुप को यूनाइट करके एक मूवमेंट के अंतर्गत, एक छाते के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। तो आई होप आप इस सेशन को फुल एंजॉय किए होंगे, सभी एस्पेक्ट को अच्छे से समझे होंगे। सो अब आगे से अब हमारा स्टार्ट होता है एक टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, लेकिन हम लोग उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे अगले एस्पेक्ट में। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सारे एस्पेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।